बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब चुनाव आयोग बाकी 2 राज्यों में आम चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी है, जहां महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। साथ ही अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने की संभावना है। इसी बीच राजस्थान की 7 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है और माना ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग कई त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान करने का। तो दिवाली 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगी, और जबकि छठ पूजा झारखंड में मनाई जाती है और इसी दौरान महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहारी मतदाता अपने घर चले जाते हैं। अब देव दीपावली भी नवंबर में ही है, इसलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में चुनाव शुरू कर सकता है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहारों के बाद वापस आने का भी पूरा समय मिल जाएगा। राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो उसकी भी चुनावी तारीखों की आज घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। दोपहर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 3:30 बजे का समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जबकि तारीखों का ऐलान होना है। तो एक बार फिर से चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा, और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए हैं। अब इसके बाद में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव और उपचुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में। उपचुनाव राजस्थान में होने हैं, और बात करें विधानसभा चुनाव की तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। अब इनकी तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अधिराज सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अधिराज, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। देखिए, 2 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, लेकिन महत्वपूर्ण राजस्थान के लिहाजे से ये तारीख हमारे लिए इसलिए कि उपचुनाव होने हैं नवंबर में, और उसी को लेकर के दोनों ही पार्टियां तैयारी में लगी हुई है। लेकिन खास तौर पर आपसे बीजेपी के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए राखी, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही देश भर में जहां विधानसभा उपचुनाव है या लोकसभा के कोई उपचुनाव है, तो वो उपचुनाव उनकी तारीखों का भी ऐलान होगा। कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होंगे, उनमें से राजस्थान एक है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। 5 सीटें वो जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायक सांसद चुने गए थे, जिनके चलते सीटें खाली हुई, वो 5 सीटें थी। और 6 महीने के भीतर जब भी कोई सीट खाली होती है, कोई इस्तीफा देता है या किसी की वजह से वो सीट खाली होती है, तो 6 महीने के भीतर वहां पर विधानसभा या लोकसभा जो भी चुनाव होता है वो चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। जून में चूंकि रिजल्ट आए थे, उसके नवंबर में 6 महीने हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्योंकि नवंबर में ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, और उस दरमियान ही जो मियाद है उपचुनाव की, जो सीटें खाली हुई थी उनकी भी पूरी हो रही है। तो ऐसे में उनका भी उपचुनाव, विधानसभा के जो उपचुनाव है वो नवंबर में होने लगभग तय है, जिनकी तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। 5 सीटें लोकसभा के दरमियान खाली हुई थी, और 2 सीटें 2 विधायकों के निधन के साथ खाली हुई। उसमें से छलोम्बर की एक विधानसभा सीट जो बीजेपी के खाते से थी, बीजेपी के विधायक का निधन हुआ, और वहां पर अब उपचुनाव होना तय है, तो वो भी इनके साथ ही उपचुनाव होगा। एक रामगढ़ में हाल ही में वहां के जुबेर खान जो विधायक थे कांग्रेस के, उनका निधन हुआ, तो वो सीट भी खाली हुई। तो ऐसे में 7 विधानसभा सीटों में राजस्थान में उपचुनाव होंगे। दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। खासतौर पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस तैयारी में 2 कदम आगे कांग्रेस से फिलहाल नजर आ रही। बीते दिनों जिस तरीके की मीटिंगें चली, जिस तरीके के फीडबैक लगातार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लेने में जुटे थे, लगभग सभी सीटों का दौरा प्रभारी और मदन राठौड़ कर चुके। एक सीट पर वो खुद वहां पर गए, वहां विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, वहां के पदाधिकारियों से मुलाकात की, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, वहां के तमाम जो पार्टी के जुड़े हुए रणनीतिकार है उस जिले के, उस विधानसभा सीट के, उनसे चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया, वहां की राजनीतिक
परिस्थितियों को टटोलने की कोशिश की, वहां के सियासी मिजाज को देखने की कोशिश की और किस तरीके से वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं उसको लेकर मंथन किया। अभी हाल ही में कोर कमेटी की बैठक भी हुई। उस कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया गया। लगभग सभी सीटों पर 3 से 4 नाम यहाँ पर प्रदेश भाजपा की ओर से तय किए जा चुके हैं और वो जो पैनल है वो दिल्ली आलाकमान को भेजे जा चुके हैं। उस पर मेरिट के आधार पर, सर्वे के आधार पर आलाकमान किसी एक को वहां पर प्रत्याशी बनाएगा। प्रदेश भाजपा की तरफ से लगभग तैयारी पूरी है। कल मदन राठौड़ भी जब मीडिया से बात कर रहे थे तब उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा हम चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। तो प्रदेश भाजपा की तरफ से कंप्लीट तैयारी है। जो फॉर्मेलिटी राजस्थान भाजपा की तरफ से होनी चाहिए थी, कोर कमेटी की मीटिंग जो फाइनल तौर पर होती है, अंतिम चरण में होती है, वो हो चुकी है। पहले संगठन अपने स्तर पर पूरी सियासी नव टटोल चुका है, फीडबैक ले चुका है, सर्वे अपने स्तर पर करवाए जा चुके हैं और कोर कमेटी की बैठक में वो नाम रखे जा चुके हैं। पैनल तैयार हो चुके हैं और दिल्ली मदन राठौड़ और प्रभारी अग्रवाल वो पैनल दिल्ली तक उन्होंने वहां पर सौंप दिए हैं। तो जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि देखिए बीजेपी के पास ये बात सही है कि 7 में से बीजेपी की सिर्फ 1 सीट है, लेकिन कांग्रेस की 5 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की 4 सीट है, देवली उनियारा है, दौसा है, रामगढ़ है और झुंझुनू है। तो कांग्रेस उन सीटों को बचाने की उनके लिए उनके सामने चुनौती है। तो बीजेपी के पास में, क्योंकि प्रदेश में सरकार है, एक मौका है, जब सत्ताधारी पार्टी होती है तो अपनी सरकार के दम पर, सरकार के कामकाज के दम पर, सरकार की योजनाओं के दम पर, और ये होता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की भी एक बात कही जाती है कि वहां की जनता को कहे कि आप सरकार के साथ रहोगे तो क्षेत्र का और ज्यादा विकास होगा, ये कहने की बात होती है। तो बीजेपी उसकी कोशिश में रहेगी कि उसके सहारे इन सीटों को कांग्रेस से या दूसरे दल हैं जो वीटीपी, आरएलपी, उनसे छीन कर बीजेपी के खाते में लाए और कहीं ना कहीं सरकार के चुनाव, जो सरकार का कामकाज है उसको भी जोड़कर इस चुनाव परिणाम से अधिराज, मैं आपको एक बार बीच में रोक रही हूँ। हम एक बार उम्मीदवारों को लेकर के भी बातचीत कर लेते हैं। हालांकि सब कुछ तय हो चुका है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन जब प्रदेश प्रभारी यहाँ पर आए थे, टोंक और दौसा और अलग अलग जगहों पे वो दौरे पर रहे थे प्रदेशाध्यक्ष के साथ में, तो उन्होंने वहां पर जो उम्मीदवारी जताने वाले थे उन लोगों से 1-to-1 संवाद भी किया था। हालांकि बीजेपी का एजेंडा रहा है जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग भी जो है कैंडिडेट के चयन को कहीं ना कहीं बाधित करती है, क्योंकि जो नेता होते हैं वो भी परिवारवाद की जो राजनीति है वो इस बीच लगाना चाहते हैं और इसको लेकर के अब मिलना जुलना भी शुरू हो चुका है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब प्रारंभिक बैठकें हुई थी तो सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है उसको लेकर सभी जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनसे भी फीडबैक लिया गया है कि कौन व्यक्ति यहाँ से सीट निकाल सकता है। वहाँ के जो संगठन के लोग हैं उनसे फीडबैक लिया गया, वहाँ के लोगों से भी फीडबैक लिया, सर्वे एजेंसी का भी सहारा लिया गया। इसके साथ ही उन प्रत्याशियों से भी 1-to-1 संवाद किया जो दावेदारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट चाह रहे हैं, उनसे भी उनके अपनी राय जानी है, उनसे भी उनके अपना जो दावा है उन्होंने भी अपना दावा पेश किया है और उसी के आधार पर पैनल तैयार किए गए हैं। लेकिन हर सीट का एक सोशल इंजीनियरिंग होती है, किस कास्ट को टिकट जाता है, वहां पर को किस जाति का क्या समीकरण है, किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण होगा, वो एक रणनीति का हिस्सा होता है। उस रणनीति के आधार पर टिकट तय होते हैं। कई बार अगली पार्टी जो विपक्षी है वो कौन सा कैंडिडेट उतारती है, अब उसके सामने किस तरीके से समीकरण साधे जा सकते हैं, खासतौर पर जातीय समीकरण, ये अलग अलग तरीके की रणनीति होती है। उस रणनीति के आधार पर भी टिकटों की कहीं ना कहीं घोषणा होती है। कई बार रणनीतिक चूक हो जाती है और वो मजबूत सीट होती है, इसके बावजूद अपने हाथ से निकल जाती है। इसलिए लगातार मंथनों का दौर जारी है। पैनल दिल्ली भेजे जा चुके हैं। खासतौर पर उम्मीदवार काफी है, क्योंकि बीजेपी के पास अगर लिहाजे से देखें तो बीजेपी में कई सीटों पर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए। खासतौर पर अगर आप 84 सीट को छोड़ दें, 84 सीट पर बीजेपी की वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी प्रत्याशी की वहां हार हुई राजकुमार राउत के सामने तो अंतर 50,000 के करीब था। ऐसी स्थिति में वहां बहुत ज्यादा टिकटार्थी भी नहीं है, कोई चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम फिर से आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि वो राजकुमार राउत के सामने चुनाव लड़े। हालांकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में थोड़ा
फर्क जरूर है, लेकिन बड़ा नाम है। और सुशील जो कटारा है, जो पिछली बार प्रत्याशी थे, उन्होंने इस बार कोई बहुत ज्यादा मंशा जारी नहीं की। बाकी सब सीटों पर, क्योंकि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और सत्ता का कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। हालांकि ये बात अलग है कि उपचुनाव का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बीजेपी के फेवर में नहीं रहा। पिछले 10 साल में बीजेपी बहुत कम उपचुनाव जीती है। उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रदेश में सरकार है, इसलिए टिकठार्थी ज्यादा हैं, दावेदारी कर रहे हैं कि सरकार हमारी है तो हो सकता है कि हम चुनाव जीते। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी चुनाव होते हैं प्रदेश में, जिसकी सरकार होती है, अधिकतर उसके पक्ष में जाते हैं। चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाती है। जनता भी इस बात को समझती है। बिल्कुल। और सह प्रभारी विजय राहटकर, तो जब आपने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कह ही दिया था कि हमारे पास खोने को तो कुछ है ही नहीं, अगर खोने को है तो कांग्रेस के पास है, हमें तो बस जीतना ही जीतना है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की सिर्फ एक सीट है, और लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज बीजेपी की पहले थी, देखिए जिस तरीके की आबो हवा राजस्थान में बनी उपचुनाव को लेकर, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर लग रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी हाई रहा। कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज काफी कह सकते हैं कि बहुत अलग रही, मजबूत रही। उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश रहा। 11 सीटें लोकसभा में जीती जो अप्रत्याशित थी। कांग्रेस को इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ थी कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे, एक आध सीट का नुकसान हो सकता है। लेकिन 11 सीट जीतने के बाद में कॉन्फिडेंस बीजेपी का डाउन हुआ और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसके बाद में बीजेपी को भी लग रहा था, इसलिए बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तमाम जो जिम्मेदार लोग थे, चाहे अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, वो ये कहते थे कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले ही कहीं ना कहीं एक सरेंडर करने वाली सी बात थी। लेकिन जैसे हरियाणा के चुनाव आए, हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित बीजेपी के लिए साबित हुए। तो जिस तरीके से लोकसभा में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस के लिए उनका कॉन्फिडेंस हाई था। अब हरियाणा का जो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बूस्टर डोज मिला है और बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदली है और एक आत्मविश्वास आया कि नहीं, अभी भी लोगों की पहली पसंद है बीजेपी। तो बीजेपी के अब नेता दावेदारी या कर रहे हैं कि मजबूती से दावा कर रहे हैं कि हम 7 सीटें जीतेंगे। और ये बात सही है कि हरियाणा चुनाव के बाद में बहुत सारी चीजें बदलती, राजनीति में पग में पल पल में स्थितियां बदलती रहती है। इसलिए फिर से नेक टू नेक वाली स्थितियां उपचुनाव में देखने को मिल रही है। जी राखी। बिल्कुल। और अब नजर सभी की इसी पे टिकी रहेगी कि आज कौन कौन प्रत्याशी हैं जिनके नामों की आज घोषणा हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अधिराज, ये तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। और हमारे समाचार प्लस संवाददाता लीलाधर कुमावत भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब उनसे बात कर लेते हैं, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है। लीलाधर, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। जैसा आपको पता ही है कि अब प्रत्याशियों की भी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी क्योंकि अब चुनावी तारीख आ जाएगी। बीजेपी तो पूरा दमखम लगाए हुए है, क्या स्थिति फिलहाल कांग्रेस की? जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव है उनकी घोषणा होने वाली है। इसके इलेक्शन कमीशन की ओर से 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और उसमें राजस्थान के 7 उपचुनाव को लेकर भी आज घोषणा की पूरी संभावना है। आज जो उपचुनाव है उनकी घोषणा हो जाएगी। जहां तक बात की जाती है राखी, जो मुख्य रूप से है उसमें सीटें रहेगी। दौसा है, देवली उनियारा है, झुंझुनू है, रामगढ़ है, तलुम्बर है, चौरासी और जीवसर है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपना दमखम पूरा लगाने को जा रही है। जहां तक बिल्कुल लोकसभा चुनाव के अंदर जो 11 सीटें कांग्रेस को मिली उससे कांग्रेस का कद बढ़ा है। तो ऐसे में हालांकि हरियाणा चुनाव में जो कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत की आशा थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़े कांग्रेस को निराशा हाथ आई है हरियाणा चुनाव को लेकर, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के नेता गए स्टार प्रचारक के रूप में किए और जो बात करते हैं वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में अशोक गहलोत जी गए। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने स्टार प्रचारकों को प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उपचुनावों के अंदर अपनी जो बात करें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी। और जहां तक आपको बताना चाहूंगा कि दावेदारों की बात की जाती है उसमें जातिगत समीकरण देखा जा रहा है। हालांकि परिवारवाद की बात कांग्रेस ने मना कर दिया है कि आम कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा। हालांकि कुछ सीटों पे परिवारवाद को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें देखा जाएगा कि जो प्रत्याशी है उसका चेहरा किस प्रकार का रहेगा या उसकी दावेदारी किस प्रकार से रहेगी। इन सब को लेकर मंथन हुआ, विचार हुआ है। जो प्रभारी सुखसिंह रंधावा है उन्होंने काफी मीटिंगें की है, जो सह प्रभारी उन्होंने मीटिंग की है, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दौरे किए। बिल्कुल, लंबे समय से संगठनात्मक बैठक का दौर जो है वो जारी रहा है। लीलाधर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगे रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सुखजिंदर सिंह
रंधावा जो लंबे समय के बाद में वो यहाँ पर आए, खास तौर पर उपचुनावों में किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए, जो जीत उनकी बनी हुई है उसे बरकरार रखने की कवायद है। बिल्कुल राशि, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक संभावित बात है, दौसा के अंदर मुरलीलाल मीणा है जो एक बार से बसपा के रहे हैं, 2 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है। यहाँ मीणा गुर्जर ब्राह्मण जो फैक्टर है वो हावी रहा है। भाजपा के मंत्री शिवराज मीणा और कांग्रेस में मुरलीलाल मीणा का प्रभाव देखा जा रहा है। और जहाँ तक बात की जाए देवली गुंजारे की, यहाँ पर मीणा गुर्जर फैक्टर हावी है, जो ट्रेंड कांग्रेस के पक्ष में देखा जा रहा है। कांग्रेस का यहाँ मीणा को वोट देगी, टिकट देगी तो भाजपा किसी गुर्जर को वोट दे सकती है। जहाँ तक झुंझुनू की बात की जाती है, यहाँ जाट वर्सेज अन्य फैक्टर देखा जा रहा है। यहाँ पिछले 16 चुनाव में केवल 3 बार ही अन्य जाति का प्रत्याशी जीत सका है। और जहाँ तक राशि बात करते हैं, खींसर की बात करें, खींसर सीट की बात करें, यहाँ पे जाट हावी रहा है या हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जीत हार का अंतर देखा जाता है। और वही रामगढ़ जो सीट है, विधानसभा सीट है, उसका ध्रुवीकरण वाली बड़ी सीट मानी जाती है। यहाँ भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी। कांग्रेस इमोशनल का कार्ड यहाँ पे अल्पसंख्यक के कार्ड को खेल सकती है। और जहाँ तक बात करें 84 वहाँ पर आदिवासी प्रभावी है, यहाँ पर 70% वोट इसी के है। तो ऐसे में बीजेपी का जो कह सकते हैं उनका स्तर थोड़ा बढ़ने के संभावना है। साथ ही सलूम्बर की बात की जाए, यहाँ पर 3 बार से भाजपा जीत रही है, इमोशनल को फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को जो सीटें मिली है उसको देख के कांग्रेस के जो आत्मविश्वास बढ़ा है। और हालांकि आपको बताना चाहिए उपचुनाव के अंदर जो प्रदेश की सरकार होती है उसके प्रति लोगों का रुझान कम होता है, और जो विपक्ष पार्टी है उसको इसका अच्छा फायदा मिल पाता है। नीलेधर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आपने कहा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद में बीजेपी का जोश तो हाई ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जितनी कॉन्फिडेंट होगी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मंशा तो उनको भी सता ही रही होगी, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है वो इस बार उनके पक्ष में नहीं रहा है, तो वो उपचुनाव को खोना नहीं चाहेगी। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक हरियाणा की सीट भाजपा को मिली है, कहीं ना कहीं हालांकि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस रिपीट हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को बनाने के कार्य किया है, स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार किया है। राहुल गांधी ने भी रैलियां की है, बिल्कुल मुद्दों को बनाने की कोशिश भी, और कोशिश ये भी कि उपचुनाव हमारे हाथ से ना जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।